नमस्कार, मैं मोचा पांडे और स्वागत है आप सभी का सीएल लर्निंग पॉइंट में। आज से हमारा यही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूज़ होगा 12th के स्टूडेंट्स के इंग्लिश के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण क्लास नहीं चल पा रहे हैं, लंबा लॉकडाउन है और जिससे हम लोग बिल्कुल स्टडी से स्टूडेंट्स से बिल्कुल अनलिंकअप हो गए हैं, क्लास डिसकंटिन्यू हो गया है। उसको रेगुलर करने के लिए ही हम आज से निरंतर यूट्यूब पे 12th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाएंगे और इसी के माध्यम से उनका सिलेबस अब आगे चलेगा, क्योंकि कम समय में सिलेबस को भी पूरा करना हमारा प्राथमिकता है, जिसके लिए हम नियमित रूप से अब वीडियो अपलोड करेंगे। क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं होगा कि आप ये वीडियो को हमेशा देख पाएंगे। इसके लिए मैं सिर्फ आपको 24 घंटे दूंगा, मतलब जिस भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा वो हमारे चैनल पे सिर्फ 24 आवर्स ही रहेगा। इस 24 आवर्स में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख के इससे नोट्स तैयार करके और इसमें जो भी मैं होमवर्क्स दूंगा या जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगा उस सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना जरूरी है। 24 घंटे बाद आपका ये वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉकडाउन के बावजूद भी काम करके आपके लिए वीडियो बनाते रहे और आप जो है एज ए यूजुअल मतलब अपने टाइम को वेस्ट करें और वीडियो ना देखे, उससे नोट्स ना बनाए, बिल्कुल नहीं है। आप 24 घंटे बाद तो वीडियो डिलीट कर दी जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अभी मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा दूंगा वो चीज़ें आपको दोबारा क्लासरूम में डिस्कस नहीं की जाएगी। मतलब ऑनलाइन मैं जो भी पढ़ा दूंगा उसे ऑफलाइन डिस्कस नहीं किया जाएगा। दो चीज़ें, आपके मन में क्वेश्चन होगा सर तो फिर ये हमारे जो डाउट्स होते हैं उसे हम कैसे क्लियर करेंगे, बिकॉज क्लासरूम में हम लोग फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, टॉपिक्स डील करते हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ों को हम इजीली क्वेश्चन का डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जल्द ही लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं और उस लाइव क्लास के माध्यम से आपके जिस भी टॉपिक में जो भी डाउट्स होंगे उसे हम क्लियर करेंगे, चाहे वो और भी जो हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लासेस आपको दे रहे हैं अलग माध्यम से, उसके भी और अंग्रेजी के सारी चीज़ों के डाउट्स हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। लॉकडाउन में जब हमारा क्लास बंद हुआ था उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्ब पे। वर्ब का एक टॉपिक था सिंटेक्स, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा रिवाइजिंग मूड में, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक और ख़ास चीज़, मैं टोटली टॉपिक्स ओरली डील कर रहा हूँ। मैंने मार्कर्स रखा है लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। टोटली मैं टॉपिक ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करूँ और आप उसे सुने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ जिससे हो सकता है कि वो चीज़ें ना दिखे, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, इसलिए मैं ओरली और वीडियो दोनों के माध्यम से ही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था वर्ब। वर्ब पे हमने बताया था आपको कि वर्ब के लिए माइंड में सिर्फ दो चीज़ें सोचना है, सिर्फ दो चीज़। ठीक है, क्या क्या है? वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन को। वर्ब से आपको क्या समझना है? एक्शन और स्टेट, मतलब किसी भी चीज का करना या किसी भी चीज के होना, उसको हम वर्ब कहते हैं। जनरली हम डिफाइड करें तो हम कहेंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। यही डेफिनेशन था हमारा। इसमें दो शब्द आ रहा है मेन रूप से। सिंपल भाषा में समझेंगे क्या? किसी चीज का करना या किसी चीज का होना। जिस शब्द से किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। गॉट इट? उसके बाद हमने कहा इसे हमें डिफाइन करना अंग्रेजी में, तो हम कहेंगे कि वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, अर्थात वह शब्द, वह वर्ड जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन और पोजीशन के बारे में बताता है उसे हम वर्ब कहेंगे। ये हमारा वर्ब का डेफिनेशन था। दो चीज आप वर्ब से समझेंगे। पहला क्या? किसी कार्य का करना या किसी कार्य का होना, इसी को हम वर्ब कहते हैं मेनली भाषा में। या हम एक वर्ड में याद रखते हैं, वर्ब मतलब क्या? एक्शन। जब कुछ होता है उसे हम वर्ब कहेंगे। गॉट इट? जैसे क्या? खाया, समझ में आ रहा है ना? ईट, गो, वॉक, सारा ये वर्ड है वो वर्ब है। मतलब इससे क्या हो रहा है? कुछ होने की फीलिंग आ रही है। मैंने कहा कि गो, आप कहीं जाओगे,
कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ करने की फीलिंग आ रही है, दैट इज वर्ब। गॉट इट। मेनली 2 टाइप्स के वर्ब होते हैं। वर्ब को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बट यहाँ पे हम 2 टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वर्ब 2 ही प्रकार का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप्स के वर्ब को। एक का नाम हम देंगे एक्सिलरी वर्ब, दूसरे का नाम हम देंगे प्रिंसिपल वर्ब। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज एक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड टाइप ऑफ वर्ब इज अ प्रिंसिपल वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया, और प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया। गॉट इट। 2 वर्ब हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी वर्ब की चर्चा करेंगे, प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग छोड़ देंगे। प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग टाइम एंड टेंस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे के यहाँ से हमारे जितने भी टॉपिक्स बनेंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से लिंकअप होंगे एक्सिलरी वर्ब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक्सिलरी का हिंदी होता है सहायक, और वर्ब मतलब क्रिया, मतलब सहायक क्रिया जो किसी का सहायक बने, जो किसी को सहायता दे, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। सिंपल सी बात है। मैंने बताया था वर्ब का मतलब क्या होता है, करना या होना। मतलब फिर से रिपीट देखिएगा ध्यान से कि जिस शब्द से किसी के होने का बोध हो, दैट इज एक्सिलरी वर्ब। बचा क्या आपका? करना। तो जिस शब्द से कुछ करने का बोध हो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का डेफिनेशन साथ में क्लियर हो गया। जैसे वर्ब से निकला था 2 शब्द, क्या? करना प्लस होना इक्वल टू वर्ब। गॉट इट। तो उसमें से जो करना है, करना इक्वल टू एक्सिलरी वर्ब, सॉरी होना इक्वल टू एक्सिलरी वर्ब एंड करना इक्वल टू प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, तो जिस शब्द से कुछ होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सिलरी वर्ब। डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2, जो किसी का सहायक बने या जो किसी को सहायता प्रदान करे उसे भी हम क्या कहेंगे? एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और देखिए, जो वाक्य में छोटे रूप से, गौण रूप से, शॉर्ट फॉर्म में काम करता है उसे भी हम एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। एक्सिलरी वर्ब में से कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसे हम बी वर्ब भी कहते हैं, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सिलरी वर्ब को बी वर्ब भी कहा जा सकता है। और देखिए, एक्सिलरी वर्ब की जो कुल संख्या होती है वो 24 होती है। एक्सिलरी वर्ब की कुल मतलब एक चीज और, एक्सिलरी वर्ब काउंटेबल है, इसे गिना जा सकता है कि कितने एक्सिलरी वर्ब है, और वो 24 है। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या कितनी? 24। क्या क्या है काउंट कर लेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वेयर। ठीक है, अब यही इज, एम, आर, वॉज, वेयर है, ये सारे बी वर्ब कहे जाते हैं। हैज, हैव, हैड, इसे हम लोग प्राइमरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, डू, डज, डिड, डू वर्ब है, और हैज, हैव, हैड को हैव वर्ब भी कहा जाता है। तो हमारे हो गए इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये इतने हो गए मिला के 11। उसके बाद से 13 जो है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट, ये सारे जो है इनकी संख्या है 13। तो ये मिला के हो गए हमारे कौन से वर्ब? ये हो गए हमारे मॉडल वर्ब। अब ध्यान से देखो यहां से कैसे निकल रहा है। एक्सिलरी वर्ब के भी कितने सारे पार्ट्स हो गए? 5। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इसको हमने क्या कहा? बी वर्ब। इसी में मैंने हैज, हैव, हैड को कहा प्राइमरी वर्ब या हैव वर्ब। डू, डज, डिड, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा डू वर्ब। गिन रहे हैं ना? 5 हुए, इज, एम, आर, वॉज, वेयर 5, 3 हैज, हैव, हैड 8, फिर मैंने 3 कहा डू, डज, डिड 11। अब 13 जो है वो आपके मॉडल वर्ब है, लेकिन वो सारे के सारे मॉडल वर्ब भी क्या है? एक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है। मॉडल वर्ब सारे के सारे क्या है? एक्सिलरी वर्ब का पार्ट है। जैसे में मॉडल वर्ब हम देखते हैं 13 क्या क्या है, हम देखेंगे थोड़ा सा सीरियल वाइज। हम बोले कैन, कुड, फिर मे, फिर माइट, फिर मस्ट हो गया, फिर हम बोले ऑट, फिर हम बोले यूज्ड, फिर हम बोले डेयर, फिर हम बोले नीड नॉट, और ऐसे करके आपके हो गए 13 मॉडल वर्ब हो गए। तो 13 और 11 इक्वल टू 24 इज एक्सिलरी वर्ब। ओके, तो एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी? 24 होती है। सिंपल सा डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, याद रखना है सिर्फ कि जिस शब्द से कुछ होने का बोध होता है उसे हम कहेंगे एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है 24। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम अब जिस चैप्टर के अंतर्गत, जिस चैप्टर के अंडर हम लोग सारे के सारे 24 एक्सिलरी वर्ब के यूज
मतलब एक्सिलरी वर्ब के बारे में जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्या, क्यों, कैसे, कहां, जो भी है, व्हाट, वाई, हाउ, जो भी है, वो सारे क्लियर करेंगे एक चैप्टर के अंतर्गत। उस चैप्टर का नाम है सिंटैक्स। ठीक है, तो उधर कॉपी पे आपको नोट्स क्या क्या बनाना है, आपको वर्ब लिखना है, वर्ब का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद वर्ब को क्लासिफाइड करना है 2 भाग में, एक को करना है एक्सिलरी वर्ब, एक को करना है प्रिंसिपल वर्ब। उसके नीचे लिखना है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के डेफिनेशन लिखना है कि जिस शब्द से कुछ होने का बोध होता है उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब किसी को सहायता देता है। एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, 24 वर्ब्स लिख देना है। और ठीक उसके नीचे एक आपको टॉपिक बनाना है सिंटैक्स। गॉट इट? सिंटैक्स क्यों? क्योंकि सिंटैक्स के अंतर्गत ही हम अब आगे डिस्कशन करेंगे और सिंटैक्स के अंतर्गत ही हम लोग एक्सिलरी वर्ब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। सिंपल भाषा में हम यदि सिंटैक्स का डेफिनेशन दे तो हम कहेंगे कि जिस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक्सिलरी वर्ब का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग सिंटैक्स कहेंगे। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, जिस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक्सिलरी वर्ब का अध्ययन करते हैं उसे कहेंगे सिंटैक्स। गॉट इट? एक और सिंटैक्स का डेफिनेशन लिख लेंगे। सिंटैक्स क्यों आया? एक क्वेश्चन है, सिंटैक्स क्यों आया? अब ध्यान से देखो, किसी भी सेंटेंस में जनरली 3 चीज होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आप ये जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमेशा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अर्थात हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो, इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है राम, ईट्स वर्ब भी मिल रहा है एंड मैंगो ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। लेकिन मैंने कहा राम ईट्स, यहां पे सिर्फ हमें सब्जेक्ट मिल रहा है और वर्ब मिल रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा स्विच ऑफ द फैन, तो यहां पे ना हमारे पास सब्जेक्ट है डायरेक्टली, ना हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सिर्फ हमारे पास वर्ब है। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली बोले सिर्फ हमारे पास वर्ब है। तो सेंटेंस में 3 चीज जरूरी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो सब्जेक्ट आए ही, हमेशा ऑब्जेक्ट आए ही। लेकिन आपने देखा सब्जेक्ट ना आए चलता है, ऑब्जेक्ट ना आए चलता है, लेकिन वर्ब हमेशा आया। राम ईट्स अ मैंगो, ईट्स इज अ वर्ब। उसके बाद हमने कहा राम ईट्स, यहां पे भी ईट्स वर्ब है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा स्विच ऑफ द फैन, यहां पे भी स्विच जो है वो वर्ब है, तो वर्ब हमेशा है, वर्ब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कि वो वर्ब किस टाइप के सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपसे कह दूं कि मुझे मन कर रहा है कि मैं आई के साथ एम ना लगाऊं, इज लगा दूं। ठीक है, आप ये बात को सुनोगे? मैंने कहा कि आई एम रीडिंग, आपने इस बात को समझा, लेकिन मैं कहूं कि आई इज रीडिंग, आपके पल्ले पड़ेगा? नहीं। बोले सर ये गलत है, क्यों? तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का यूज नहीं हुआ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं हुआ है। तो अब ध्यान से देखो कि यही चीज जो आपको सिखाए कि सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का प्रयोग, और एक और चीज, सही स्थान पर, उचित सब्जेक्ट के साथ उचित स्थान पर उचित वर्ब का प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। समझ में आया बात? फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट अगेन, कि उचित सब्जेक्ट के साथ उचित स्थान पर उचित सहायक क्रिया का प्रयोग ही क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। समझ गए डेफिनेशन? मतलब तीनों में से एक भी गलत होगा, आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत। यदि सहायक क्रिया सही है लेकिन उसका सब्जेक्ट आपने सही नहीं लगाया तो फिर आपका सेंटेंस गलत। चलो सब्जेक्ट भी सही लगाया, सहायक क्रिया भी सही लगाया, लेकिन उसका स्थान सही नहीं लगाया, फिर भी वाक्य गलत। बात समझ में आ रही है? तो ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वाक्य को कैसे सही लिखना है यह आपको वही बताता है। और आप ये भी जानते हैं कि सेंटेंस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश की जो सबसे बड़ी इकाई है वो सेंटेंस है। बिना सेंटेंस का हम लोग इंग्लिश में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सेंटेंस आप सही कैसे लिखेंगे? सेंटेंस सही लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? व्हाट यू नीड, तो आपको क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट की जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। समझ में आया है ना? अब क्या सब्जेक्ट वर्ब की तो जरूरत है ही, उसका सही प्लेस की जरूरत है। तो सब्जेक्ट के साथ कैसा एक्सिलरी वर्ब आएगा
सहायक क्रिया आएगा उसका स्थान क्या होगा, ये जो आपको बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, सिंटेक्स कहेंगे। गॉट इट। एक बार डेफिनेशन ले लेते हैं इसका। हमने कहा कि उचित सब्जेक्ट के साथ उचित स्थान पर उचित सहायक क्रिया अर्थात एक्सिलरी वर्ब का उपयोग ही सिंटेक्स कहलाता है। गॉट इट। अंग्रेजी में डेफिनेशन कहेंगे तो कहेंगे द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब विथ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंटेक्स। द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विथ एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज कॉल्ड सिंटेक्स। गॉट इट। थोड़ा सा देख लेना है डेफिनेशन को अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। अब कहां पे किस टाइप का सब्जेक्ट यूज होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे रूल्स का अध्ययन करेंगे। और इसमें रूल्स नंबर 1 जो है जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, रूल नंबर 1 है वो ये है कि ग्रामर के गॉड नेस्फील्ड ने कहा कि जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिर से रिपीट करते हैं कि जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। थोड़ा सा हम सिंगुलर का चर्चा किए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अंग्रेजी में सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। ठीक है, देखो ये मेरी कितनी उंगलियां हैं, एक है। ठीक है, इट मीन्स इट इज अ सिंगुलर। जो एक है उसकी संभावना नहीं है कि वो एक से ज्यादा बढ़ सकता है, दैट इज सिंगुलर। ठीक है, लेकिन ये 2 हो गया। अब यहां पे क्या है, एक से ज्यादा है, समझ में आना, पॉसिबिलिटी क्या है, एक से ज्यादा की होगी, संभावना भी है, 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल। तो आप ऐसा मत समझिएगा सिर्फ 2 ही प्लूरल है, 2 या 2 से अधिक कुछ भी होता है उस अंग्रेजी की भाषा में प्लूरल कहते हैं, और एक को सिंगुलर कहेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 चीज का चर्चा किया, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए तो उसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, राम सिंगुलर सब्जेक्ट, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट, टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट, बुक सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, सी सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। अच्छा, तो ये तो पहचान लिया भाई कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल ध्यान दीजिए। हमने कहा बॉय सिंगुलर है और नाउन है, तो यदि किसी भी नाउन में आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो जनरली, हमेशा नहीं बोल रहे हैं, जनरली वो हो जाता है प्लूरल। बॉय प्लस एक्स इक्वल टू बॉयज, प्लूरल। कैट प्लस एस इक्वल टू कैट्स, प्लूरल। गॉट इट। लेकिन यदि किसी भी वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो वर्ब जो होता है सिंगुलर हो जाता है। मतलब आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नाउन जनरली अपने सिंगुलर अवस्था में है, मतलब बॉय, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन इट, इट का मतलब खाना, वर्ब है। अभी मैंने बोला कि जिस काम, जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। इट मतलब खाना, कुछ कर रहे हैं ना भाई, तो वर्ब है। तो इट वर्ब। अब देखो, इट अपने, इट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, एकदम रेडीमेड उधर से आया है, तो रेडीमेड आया है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, इट वर्ब है। अब देखो थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, इसमें एस लगा दिए, बन गया क्या, इट्स। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब। It is a plural verb but its is a singular verb। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचो, राम सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, इट या इट्स। तो चूंकि इट तो प्लूरल है और राम सिंगुलर है, तो अभी रूल, पहला रूल हमारा सुनना ध्यान से, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। राम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स इज आल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी राइट अ करेक्ट सेंटेंस, राम इट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा है बिल्कुल उसी तरह से कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। अब यहां ध्यान देखिए, दोनों पॉइंट जो है ना वो सिंटेक्स का पिलर है, बिल्कुल इस पे बहुत कुछ आगे जाने वाला है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत है, आगे हम बढ़ेंगे, एग्जाम्पल एक ले लेंगे। जैसे हमने कहा था कि बॉय, बॉय कहा
तो प्ले कहेंगे कि प्लेज कहेंगे? ऑफ कोर्स प्लेज कहेंगे, क्योंकि बॉय इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लेज इज अ सिंगुलर वर्ब। बॉयज प्लेज क्रिकेट, लेकिन बॉय प्लेज क्रिकेट, ओके, लेकिन हमने कहा बॉयज, ठीक है। तो बॉयज के साथ हम क्या यूज करेंगे? प्ले यूज करेंगे, क्योंकि भाव अपने मूल रूप में क्या रहता है? मूल रूप में रहता है वो प्लूरल रहता है। तो बॉयज भी प्लूरल और प्ले भी प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग गया हमारा प्लूरल भाव, ठीक है। इतना हमने रिवीजन किया है। आगे के पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। 20 मिनट लगभग हो गया है, तो आगे के पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। याद रखना 24 घंटे बाद वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। 24 घंटे में सारे पॉइंट्स को रिवीजन करके आपको बिल्कुल रेडी हो जाना है, ठीक है। और कल आपको जो ट्रांसलेशन की बुक प्रोवाइड की गई है उसमें से चैप्टर 18, थोड़ा सा मुझे याद नहीं है कि कहां तक हम लोग क्लासरूम में डिस्कस किए थे, बट आप चैप्टर 18 बना के कॉपी पे रखेंगे और मैं सबसे पहले आऊंगा तो आपको उसका आंसर मिलवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको होमवर्क क्या है? दूसरा आपका होमवर्क है कि जो मैंने ग्रामर की प्रैक्टिस सेट की बुक दी है उसमें से 1 से लेकर 100 तक के जो भी आपके प्रीपोजिशन है, उस प्रीपोजिशन को आपको ऑब्जेक्टिव टिक लगा लेना है। उसका आंसर भी मैं कल आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आप तो सोचेंगे सर तो घर पे देखने आएंगे नहीं तो जो मर्जी वो करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप आएंगे मैं आपका कॉपी चेक करने वाला हूं। उसमें आपको ट्रांसलेशन का चैप्टर नहीं मिला हुआ मुझे दिखा, या आपके बुक में मैंने देखा कि टिक नहीं लगाया हुआ है, प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट नहीं बना है, या आगे जो भी, तो आप तो जानते हैं मेरा पनिशमेंट क्या होता है। तो आपको ये सारी चीजें करके रखना है। ये जो मैंने वीडियो बनाया उसे 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए। यूट्यूब पे फालतू चीजें देखने से अच्छा है इसको देखिए, और आपकी जो कोई फ्रेंड्स है उसको भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस खाली टाइम का यूज कर सके। और हम लोग आगे भी और कल चर्चा करेंगे, कल और भी थोड़ा सा लंबा चर्चा करेंगे, ज्यादा पॉइंट्स पे कल काम करने वाले हैं हम। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।